आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और बीटीएससी जेई के लिए स्पेशल टॉपिक वाइज रिवीजन की जो क्लास चल रही है इसमें डे 2 है। डे 1 की क्लास अगर आपने नहीं देखा, नहीं ज्वाइन किया आपने, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो बिल्डिंग मटेरियल्स का। एक ही वीडियो कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट चैप्टर ख़त्म, ठीक है, सिंगल वीडियो में, यानी वन शॉट वीडियो है। और ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है कि आप लोग रिवाइज कर लें। और क्योंकि ये मौका जो इस बार मिला है आप सभी को बीटीएससी जेई का, ये बार बार नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए प्रिपरेशन आपका बेहतर हो और उस बेहतर बनाने के लिए हमने ये क्लासेस जो है लगाया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज्वाइन करें खुद भी और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस चल रही है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी नहीं आएगा, आएगा, सबका आएगा। और अभी सिविल इंजीनियरिंग में हमने बिल्डिंग मटेरियल्स को क्लियर कर दिया है और कवर कर लिया है। दूसरा जो टॉपिक हमारा रहने वाला है आज के जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो है आपका एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का, ठीक है। कंप्लीट रिवीजन है। आप देखिए इस वीडियो को 2x पे देखें, 4x पे देखें, जैसे भी देखें, लेकिन एंड तक देखें, रिवीजन कर लें, क्योंकि ये मौका आपको नहीं मिलने वाला है दोबारा, ठीक है। तो आप जैसे भी हो देखें और जो आपका फीडबैक होगा आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, तो उसके लिए ये तीनों चीज़, एस्टिमेटिंग करना, कॉस्टिंग करना, वैल्यूएशन करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अब आप तो जा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए, तो वहाँ पास तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के लिए। गवर्नमेंट तो सबसे पहले डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट का आप काम करिएगा, तो वो डिपार्टमेंट सबसे पहले एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की ही बात करेगी। उसके बाद ही प्रोजेक्ट पे आगे का अप्रूवल वगैरह मिलेगा या काम होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। एस्टिमेटेड मीन्स क्या होता है? एस्टिमेशन मीन्स होता है कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी एंड कॉस्ट मटेरियल, लेबर, टाइम एंड रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें कितना समय लग जाएगा, क्या मटेरियल लगेगा और कितने लेबर्स लगेंगे, कितने मशीनरी लगेंगे, कितना कॉस्टिंग आ जाएगा। तो ये सारे जो हम लोग करते हैं एस्टिमेशन के थ्रू, जो है मटेरियल, लेबर और टाइम, कितना टाइम हो जाएगा, तो ये आपका एस्टिमेशन का काम है। एस्टिमेशन के थ्रू हम लोग बताते हैं, ठीक है। जब हमें प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट किसी भी तरह की प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करते हैं, एक पुल पुलिया बनाना है उसके लिए अनाउंसमेंट करती है, तो गवर्नमेंट आप देखते हैं कि उसमें होता है कि 2025 तक, 2027 तक, 2029 तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो वो गवर्नमेंट अपने बेसिस पे थोड़ी करती है। जब आपके जैसे जो जेई होते हैं वो एस्टिमेट करके बताते हैं कि हाँ इतना टाइम में, जितना टाइम रिक्वायर्ड है इस पुल पुलिया बनाने के लिए, तो उसके बेसिस पे कहा जाता है, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन का पार्ट है। दूसरा है कॉस्टिंग। अब वो पुल पुलिया बनाना है तो उसमें कॉस्टिंग क्या लगेगा, कितना एक्चुअल कॉस्ट आएगा, चाहे वो मटेरियल जो यूज हो रहा है उसके लिए उसका भी कॉस्ट हो, लेबर का कॉस्ट हो, या ओवरऑल जो कॉस्ट है उसका वो कितना रहेगा, तो वो कॉस्टिंग के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं। यानी कॉस्टिंग होता क्या है? तो कॉस्टिंग इज द डिटरमाइनिंग द एक्चुअल कॉस्ट आफ्टर द वर्क कंप्लीटेशन, ठीक है। जब आपका ये काम ख़त्म हो जाएगा तब इसके कितने कॉस्टिंग हुए, कितने पैसे इसमें लगे हैं, उसकी कॉस्टिंग जो है वो फाइनल जो पैसा जो होता है वो कॉस्टिंग के थ्रू निकलेगा, ठीक है। अगला है वैल्यूएशन की बात करें। वैल्यूएशन इज द एस्टिमेटिंग द मॉनिटरिंग वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर एट गिवन टाइम, ठीक है। कोई आपको बिल्डिंग दे दिया गया है, अब इस या कोई बिल्डिंग दिया गया है और इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कितना तक का इसका वैल्यू हो सकता है, क्या इसका रेट हो सकता है, तो आप उसका जो रेट लगाते हैं तो वो वैल्यूएशन का काम है, ठीक है। अब वैल्यूएशन करना है। कोई बैंक वगैरह का भी आप देखते हैं तो बैंक वगैरह लोन देती है किसी को, तो बैंक कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करती है, तो प्रॉपर्टी जब मॉर्गेज करती है तो उसका भी वैल्यूएशन लगाया जाता है। ये प्रॉपर्टी जो है, ये बिल्डिंग है, किस जगह पे है, कितने में है, कितना स्क्वायर फीट में है, कितना हाइट है इसका, वो सब बेसिस पे वैल्यूएशन लगाया जाता है। तो वो आपका मनी, प्रॉपर्टी को मनी से तुलना करना, वो आपका वैल्यूएशन का काम है। अगला है पर्पस क्या है, एस्टिमेशन करते क्यों हैं, पर्पस क्या है। पर्पस है, पहला पर्पस है कि टू नो द क्वांटिटीज ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। कि कोई प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कितने क्वांटिटीज के कितने मटेरियल्स लगेंगे वो डिटरमाइन करने के लिए एस्टिमेशन का ज़रूरत है। फिर है टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है, पुल बन रहा है, तो उसमें कितने टोटल कॉस्ट आ जाएंगे, तो इसके लिए भी एस्टिमेटिंग ज़रूरत है। टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन।
ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल जो सेंक्शन है उसके लिए भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। एस्टिमेशन करके देंगे तभी तो डिपार्टमेंट अप्रूवल करेगी कि हाँ हम हमारा प्रोजेक्ट, अब डिपार्टमेंट आप दे रहे हैं अप्रूवल 1.5 करोड़ का और डिपार्टमेंट टारगेट रख रखी है 1 करोड़ का, तो वहाँ पास अप्रूवल थोड़ी मिल पाएगा, ठीक है। तो अप्रूवल के लिए, टेक्निकल सेंक्शन के लिए एस्टिमेशन की ज़रूरत है। अगला है टू प्रिपेयर द टेंडर डॉक्यूमेंट्स, टेंडर के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट निकालती है तो उसके लिए टेंडर फिलअप किया जाता है। डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने लेवल पे उसके लिए टेंडर फाइल करते हैं, ठीक है। और टेंडर में ही जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होता है कि इतना पे बिड किया जाएगा, तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स के लिए भी एस्टिमेशन ज़रूरत है, ठीक है। अगला है टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द एजुकेशन, जब ये काम को किया जाएगा तो उस वक्त एक्सपेंडिचर जो है, खर्च है, उस पर कंट्रोल रहे, हमारा अधिकार रहे, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट को एस्टिमेट कर लिया है पहले ही कि 1.5 करोड़ में हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, 1.5 CR में बन जाएगा, तो उससे ज़्यादा नहीं हो जाए, ठीक है, उसी के अंदर में हमारा ये प्रोजेक्ट हो जाए। तो इसके लिए एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की कई सारे टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स भी हम लोग देखेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और विथ एग्जांपल भी देखेंगे। काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ज़रूर शेयर करते चले सबको, ठीक है। कहीं पास भी प्रॉब्लम हो कि समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो पहला एस्टिमेशन का जो टाइप होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, ठीक है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या है, तो इसमें रफ़ कॉस्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है, रफ़ कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं। जैसे अभी ये रफ़ कॉस्ट किस लिए करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है। डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना है तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट हम लोग बताना होगा कि हम इतना में कर सकते हैं, अब इतना प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा कंप्लीट। जैसे कुछ बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना है, रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल होगा। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट का मतलब रफ़ कॉस्ट, ठीक है, रफ़ कॉस्ट निकालना है। दूसरा आपका एस्टिमेट जो होता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ आपका यानी बेस बनाना है, तो बेस ऑन द प्लिंथ एरिया इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकालेंगे हम लोग प्लिंथ एरिया का एस्टिमेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो यूज होता है कि प्लिंथ का एरिया क्या है और उसमें जो रेट है पर मीटर स्क्वायर का वो मल्टीप्लाई होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए प्लिंथ का एरिया हमारा जो है, हाउस बना रहे, घर बना रहे, प्लिंथ का एरिया हमारा 100 मीटर स्क्वायर आ रहा है और जो रेट रखा गया है वो रखा गया है 15,000 का, 15,000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 15,000 का रेट रखा गया है, 100 मीटर स्क्वायर का हमारा एरिया है, तो उस केस में हमारा जो एस्टिमेट क्या आएगा, वो आएगा 15 लाख का, ठीक है, 15 लाख का यहाँ पर एस्टिमेट आ जाएगा। अगला है कि क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, ठीक है, तीसरा टाइप है एस्टिमेट का क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट। क्यूबिकल जैसे ही आ गया ना तो समझिए कि आपको वॉल्यूम निकालना है, तो बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग का वॉल्यूम क्या है उसके बेसिस पे इसका एस्टिमेट निकालेंगे। इसके लिए यूज क्या किया जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो किया जाता है वॉल्यूम इंटू रेट पर मीटर क्यूब, ठीक है। पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए और उसमें जो रेट है पर मीटर क्यूब का, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, इसलिए रेट पर मीटर क्यूब हम लोग निकाल करके क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट का पता लगा सकते हैं, ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला है डिटेल एस्टिमेट की बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये डिटेल एस्टिमेट यूज करते हैं इंक्लूड आइटम्स वाइज क्वांटिटीज एंड रेट एंड कॉस्ट, ठीक है। यानी कि जैसे एक बिल्डिंग्स बनाना है तो उसमें सीमेंट का क्या कॉस्ट आएगा, सैंड का क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है, जो सरिया वगैरह रॉड वगैरह यूज होगा उसका क्या कॉस्ट आएगा। फिर डिटेल में जो हम लोग निकालेंगे, एस्टिमेट करेंगे, जिसमें आपका क्वांटिटीज़ की बात करें, कितना सीमेंट है, कितना सैंड है, कितना रॉड्स है, कितने, वो क्वांटिटीज और रेट भी, ठीक है, रेट या कॉस्ट जो भी बोले वो डिसाइड करेगा, वो जो डिटरमाइन करेगा वो आपका डिटेल्ड एस्टिमेट होगा। और डिटेल एस्टिमेट के में एक चीज़ याद रखिएगा, ये मोस्ट एक्यूरेट होता है। इससे पहले हम लोग प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भी निकाले थे, तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो था वो रफ एस्टिमेट था और रफ कॉस्ट था। यहाँ पास ये मोस्ट एक्यूरेट मिलेगा, प्रिलिमिनरी जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा, यहाँ पास जो डिटेल एस्टिमेट करेंगे वो निकालेंगे वो आपका मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट की बात करें, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, जब कोई कॉस्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, यानी प्रिपेयर्ड व्हेन कॉस्ट एक्सीड 5 to 10% ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। कोई मटेरियल है
और या किसी चीज़ का रेट जो है अचानक से बढ़ गया है, ठीक है, 5 to 10% से ओरिजिनल जो हम लोग मान के चल रहे थे उससे 5 to 10% कॉस्ट बढ़ गया है, देन उस केस में रिवाइज एस्टिमेट निकालना पड़ता है। और ये कॉस्ट एस्केलेशन ड्यू टू द प्राइस राइज होता है। ये क्यों निकालते हैं, तो इसके पीछे रीज़न है कि एस्केलेशन जो हुआ प्राइस राइज के कारण से, इसके कारण से इसको निकालते हैं। अगला है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट निकालने के पीछे रीज़न क्या है, कोई एडिशनल वर्क आ गया, जैसे अब रोड बनाने जा रहे तो सिर्फ आप रोड का एस्टिमेट निकाल करके रखिएगा तो ऐसा नहीं है ना, कहीं पास गड्ढा होगा तो उस गड्ढे को फिलअप करना होगा, कहीं पास वो घास वगैरह होगा तो उसको भी उखाड़ने के लिए आप लेबर वगैरह लगाइएगा, ठीक है, या और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पास देखने को मिलेगा। पुल पुलिया की भी ज़रूरत पड़ेगी बीच बीच में रोड पे कहीं पास, तो उसके भी लिए तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है कि कोई एडिशनल वर्क आ गया, आप गए तो बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन बिल्डिंग बनाने के अलावा आपको वहाँ पास और भी प्रोजेक्ट कुछ करना पड़ जा रहा है, कोई और भी काम है वहाँ पास करना पड़ जा रहा है, एडिशनल वर्क के लिए जो इंक्लूड नहीं किया गया पहले, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, न्यू सैनिटरी वर्क एडेड, ठीक है, आप बिल्डिंग्स बना रहे थे, बिल्डिंग्स में तो आप पूरा एस्टिमेट लगा रखे थे कि बाथरूम जो भी होगा, बाथरूम जो भी है वो अंदर में आप रखेंगे, लेकिन अब वहाँ पास डिमांड है कि नहीं एक बाथरूम बाहर में भी होना चाहिए, ठीक है, एक बाथरूम या गार्ड रूम बनाना है, गार्ड के लिए एक सिक्योरिटी के लिए एक रूम बनाना है। तो ये इस दिन के एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही सेम प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे कि अगर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कब निकालेंगे, जब एडिशनल वर्क वहाँ पास करना होगा जिसके बारे में पहले हमने जो एस्टिमेट किया था उसमें इंक्लूड नहीं किया था, तो देन उस केस में हम लोग न्यू सप्लीमेंट्री एस्टिमेट निकालेंगे। अगला है एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट खास करके रोड वगैरह जो बनता है, तो उसमें अभी जो भी प्रोजेक्ट बनता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि प्रोजेक्ट एक तो कंप्लीट करवा लेती है, उसके बाद मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी जो है उसी कॉन्ट्रैक्टर को देती है कि आप मेंटेनेंस करिएगा, तभी आपका जो पूरा पैसा है जो सेंक्शन हो पाएगा, ठीक है। कुछ पैसे देती है और कुछ पैसे गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है मेंटेनेंस के लिए, तो वो एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस का एस्टिमेट होता है और ये मेंटेनेंस के लिए होता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के अगर देखें तो किसी का कोई प्रोजेक्ट है उसको पेंटिंग करना है, एनुअली उसको पेंटिंग करना है, वाइट वॉशिंग करना है, तो उसके लिए उसका किया जाता है। रिपेयर करना है रोड वगैरह का तो ये भी इसी में आएगा, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को हम लोग देखेंगे इसमें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एस्टिमेट तो कर लेंगे, रेट तो लगा लेंगे आप लोग, लेकिन रेट लगाने के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मेजरमेंट को समझना, यूनिट को समझना। तो जैसे ब्रिक का वर्क हो रहा है, ईंटे का काम हो रहा है, तो वहाँ पास जो यूनिट यूज होगा वो आपका मीटर क्यूब यूज होगा, है ना। क्यूबिकल इंस्ट्रूमेंट आपने ऊपर में पढ़ा था उसमें, इसी तरीके से यहाँ पास ब्रिक का वर्क होगा तो मीटर क्यूब में चलेंगे। प्लास्टरिंग करना है, ठीक है, प्लास्टरिंग करना है तो उसके लिए यूनिट जो यूज होगा आपका मीटर स्क्वायर होगा यूज, ठीक है। आपको रेट निकालना है, आपने पूरा प्रोजेक्ट करवा दिया पूरे बिल्डिंग का प्लास्टरिंग का, अब उसमें आपको रेट निकालना है तो आप मीटर क्यूब से निकालिएगा नहीं, यहाँ पास आपको निकालना है मीटर स्क्वायर से। मीटर स्क्वायर से जो आ गया आपका एरिया और उसमें फिर रेट से आपका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका एस्टिमेट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फ्लोरिंग करना है, फ्लोरिंग करने के लिए भी मीटर स्क्वायर का यूज करेंगे यूनिट के रूप में। पेंटिंग है तो पेंटिंग के रूप के लिए भी मीटर स्क्वायर का यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। और स्टील रिइंफोर्समेंट के लिए जो यूज करेंगे, स्टील का कोई वर्क वगैरह करवा रहे हैं हम लोग, रेलिंग बनवा रहे हैं या सीढ़ी वगैरह को जो भी है। अब अगला है हमारा रोड। रोड्स के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे, तो रोड के लिए यूज करेंगे मीटर का, ठीक है। छोटे रोड बनाना है तो मीटर का, बड़ा रोड बनाना है तो उसके लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करेंगे यूनिट के रूप में। टिम्बर का यानी लकड़ी वगैरह का काम करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यूनिट, जो आपका यूज करेंगे वो मीटर क्यूब का यूज करेंगे, ठीक है। आरसीसी है या पीसीसी करना है तो उसके लिए यूनिट जो यूज करेंगे हम लोग वो यूज करेंगे मीटर क्यूब का, ठीक है। ये यूनिट इसलिए पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप कॉस्टिंग करेंगे, एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे तो वो इसके लिए ये यूनिट आपका इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज को लेने के लिए क्या क्या मेथड यूज किया जाता है। पहला है मेथड सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। सेंटर लाइन मेथड कब होगा, तो जब सिमेट्रिकल बिल्डिंग्स होंगे तब उसके लिए हम लोग सेंटर लाइन मेथड का यूज करते हैं। दूसरा है क्रॉसिंग मेथड फॉर वॉल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस वाले वॉल के लिए हम लोग यूज करेंगे क्रॉसिंग मेथड का। तीसरा है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का यूज करेंगे तीसरे।
कब क्वांटिटीज़ को टेक करने के लिए, टेकिंग ऑफ आउट क्वांटिटीज़ करना है, देन उसके लिए हम लोग लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड का यूज करेंगे। लॉन्ग बॉल में लेंथ क्या होता है, तो लॉन्ग बॉल लेंथ के लिए यूज करते हैं हम लोग सेंटर टू सेंटर प्लस में हाफ ब्रीथ ऑन द बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड के हाफ और सेंटर टू सेंटर जो हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग बॉल के लिए। शॉर्ट बॉल के लिए भी क्या यूज करेंगे, तो सेंटर टू सेंटर यूज करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हाफ ब्रीथ ऑन द बोथ साइड, यानी लॉन्ग बॉल लेंथ जब रहेगा तो ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, और शॉर्ट बॉल जब रहेगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे हम लोग सेंटर टू सेंटर का और उसमें से बोथ साइड का, ठीक है, हाफ ऑफ द बोथ साइड का। अगला है डिटेल एस्टिमेट फॉर्मेट, जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा भी, डिटेल एस्टिमेट का जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू भी देता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे डिटेल एस्टिमेट वैल्यू फॉर्मेट को, ठीक है। आप बिलिंग वगैरह करिएगा, कोई प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो उसमें बिलिंग करना है, तो बिलिंग के लिए तो आपको फॉर्मेट मिलेगा ना, फॉर्मेट के बेसिस पे इसी तरीके का फॉर्मेट होगा और उस पर आपको काम करना है, जिसमें आपको सबसे पहले तो सीरियल नंबर देना होगा, फिर आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्या क्या आइटम यूज़ किया, कितने क्वान्टिटी में यूज किया आपने, क्या यूनिट रहा उसका, रेट क्या है, टोटल अमाउंट यहाँ पास क्या आया, फिर फाइनल अमाउंट आप बताइएगा। जैसे काम यहाँ पास किया गया है और उसी के बेसिस पे हम आपको एक डिटेल एस्टिमेट का फॉर्मेट दिखा रहे हैं। पहला है सीरियल नंबर 1 में अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, ठीक है, क्वांटिटी कितना है 15 और यूनिट क्या रहेगा मीटर क्यूब में रहेगा, अभी हमने ऊपर में ही पढ़ा है। रेट क्या है 100 का, ठीक है, तो 15 × 100 कितना हो जाएगा 1500, टोटल अमाउंट यहाँ पास आपका 1500 का आएगा। अगला है ब्रिक वर्क्स इन फाउंडेशन के लिए ब्रिक वर्क करना है, क्वांटिटी कितना है 12, ठीक है, यूनिट आपका यहाँ पास मीटर क्यूब का रहेगा, ऊपर में ही हमने पढ़ा है कि ब्रिक वर्क के लिए मीटर क्यूब यूज करते हैं, ठीक है, यूनिट अभी हमने पढ़ा ना। रेट क्या रखा गया है, इसका 4500 रखा गया है, तो यहाँ पास इसका जो कॉस्टिंग आ रहा है वो आ रहा है 54,000 का, ठीक है। आरसीसी कॉलम बनाना है, आरसीसी कॉलम क्वांटिटी कितना है 8 मीटर क्यूब का, रेट है 7500 का, टोटल इसका जो कॉस्टिंग आएगा वो 60,000 का आएगा। अब टोटल जो वैल्यू आएगा वो, अब ये तीनों जो निकाले हमने, 3 काम किया है, तीनों काम को, और जो टोटल वैल्यू आएगा वो हमारा इसका डिटेल एस्टिमेट वैल्यू है, यानी 1,15,500 रुपया, ठीक है। ये आपका डिटेल मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होता है ये, ठीक है। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट जो निकालते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, ये एक्यूरेट वैल्यू होता है, ठीक है। इसके बाद ऐड क्या करेंगे हम लोग, कॉन्टिंजेंसी जो है वो 3 to 5% होगा, वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट जो होगा वो 2 to 3% होगा, टूल्स एंड प्लांट्स को लेकर के हम लोग मान के चलते हैं कि 1 से 2% होगा, सुपरविजन चार्ज मान कर चल रहा है कि 1% होगा, इफ एप्लीकेबल है तो, ठीक है, और अन्यथा छोड़ सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे अभी, ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने डिटेल एस्टिमेट फॉर्मेट को समझा है। अब थोड़ा अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ कॉस्टिंग को समझते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट यानी जो प्रिलिमिनरी हम लोग निकालते हैं कॉस्ट, उसको समझते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग के लिए मेथड क्या यूज होगा, फार्मूला और बेसिस क्या रहेगा और किसके लिए होगा, ये तीनों चीज़ को समझेंगे। पहला है प्लिंथ एरिया मेथड निकालना है हमको, पहला है प्लिंथ एरिया मेथड, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए प्लिंथ का एरिया निकालना है, प्लिंथ का कॉस्टिंग निकालना है, एस्टिमेट करना है। तो इसके लिए यूज करते हैं कॉस्ट के लिए प्लिंथ एरिया इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला जो होगा इसके लिए यूज करेंगे हम लोग प्लिंथ एरिया इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेट जो आपका पर मीटर स्क्वायर में होगा। और बिल्डिंग्स के लिए इसका यूज कहाँ करेंगे, बिल्डिंग्स बनाना, तो बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले प्लिंथ बनाया जाएगा, और प्लिंथ बनाया जाएगा तो प्लिंथ का ही कॉस्टिंग निकालेंगे पहले, ठीक है। तो प्लिंथ का कॉस्ट कैसे निकलेगा, प्लिंथ का कॉस्ट निकलेगा प्लिंथ का एरिया इंटू रेट का रेट जो पर मीटर स्क्वायर है वो, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दूसरा है क्यूब रेट मेथड, ठीक है। क्यूब रेट मेथड कब निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम इंटू रेट पर मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम इंटू रेट पर मीटर क्यूब का यूज करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए। इसका यूज कहाँ करेंगे, तो मल्टी स्टोरी जो है बिल्डिंग करना है, बनाना है, तो उसके लिए हम लोग इसका क्यूब रेट मेथड का यूज करेंगे। तीसरा मेथड है आपका बे मेथड, ठीक है, बे मेथड। देखिए एक चीज़ और बता दें, जो ये टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं इससे सबसे ज़्यादा बीटीएस जेईई में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं, यानी एस्टिमेट कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बेज कितना है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे हम लोग, फैक्ट्रीज में और सीट बनाने में, ठीक है।
सर्विस यूनिट मेथड है, इसका यूज करते हैं। इसके लिए कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट है कि यूनिट और रेट पर यूनिट से कॉस्ट निकालेंगे। इसका यूज कहाँ होगा, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में होगा यूज। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी जो है मेथड जो है, उसके लिए हम लोग कॉस्ट निकालते हैं लेंथ ब्रेथ इंटू रेट, ठीक है, यानी एरिया इंटू रेट निकालेंगे। और इसका यूज कहाँ करेंगे, रोड के लिए, स्मॉल वर्क्स के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला है एनालिसिस ऑफ रेट्स, AOR। AOR क्या होता है, एनालिसिस ऑफ रेट्स जिसको बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करते हैं यूज टू डिटरमाइन यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इन क्लोथ्स, ठीक है। अब बड़ा प्रोजेक्ट कोई कर रहे हैं और कई एक सोसाइटी बसा रहे हैं, तो हमारा प्रत्येक जो फ्लैट बन रहा है, पहले तो प्रत्येक जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसके बेसिस पे या प्रत्येक फ्लैट पे कितना कॉस्टिंग आया, तो वहाँ पास हम लोग एनालिसिस ऑफ रेट्स AOR का यूज कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए, और जो प्रत्येक आइटम यूज हुआ है उसका, ठीक है। तो पहले इसमें क्या है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, फिर ओवरहेड्स जो चार्ज होता है। देखिए कभी भी आप जब एस्टिमेट करिएगा ना, तो ओवरहेड्स में आपका वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज वगैरह है वो ओवरहेड्स चार्ज माना जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो है, क्योंकि आप काम करिएगा कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर को अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो आपको किसी लिए रखेगा, या कोई भी जेई को क्यों रखेगा वो, ठीक है। वो खुद के कोई भी काम लेगा, कोई भी प्रोजेक्ट लेगा, तो वो एक प्रॉफिट तो ज़रूर कमाना चाहेगा। तो उस कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मान के चल रही है कि 10 से 15% आपको रखना है। चलिए एक प्रोजेक्ट के थ्रू समझते हैं कि क्या है इसमें। तो एग्जांपल है ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है। ब्रिक वर्क आपका करना है, और ब्रिक वर्क के बारे में हमने ऊपर में ही बात कर लिया है कि इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। मटेरियल यूज का कॉस्ट आ गया हमारा 4000 रुपया, लेबर का कॉस्ट आ गया 1200 रुपया, और वाटर और टूल्स की बात करें तो 200 रुपये का ये भी रहा। तो टोटल कॉस्ट क्या कब निकलेगा, जब ये सबका सम निकालेंगे, यानी जो ब्रिक वर्क हमने कंप्लीट किया है उसमें 5400 रुपया पर मीटर क्यूब का रेट आया है, ठीक है, 5400 का। अगला है शेड्यूल ऑफ रेट्स, SOR इसको कहते हैं। ये कैसे निकालेगा, ये इशूड बाय द PWD। PWD क्या है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। हर एक गवर्नमेंट का अपना ये PWD होता है जो डिफरेंट प्रोजेक्ट करवाती है, कंप्लीट करवाती है। तो स्टैंडर्ड लिस्ट, दूसरा तो है स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ द रेट फॉर लेबर एंड मटेरियल फॉर अ रीजन, ठीक है। लेबर के लिए, मटेरियल के लिए, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिस्ट तैयार करे। इसका यूज कहाँ करेगा, तो यूज फॉर प्रिपेयरिंग गवर्नमेंट एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स, ठीक है। गवर्नमेंट का एस्टिमेट और टेंडर्स निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है SOR का, शेड्यूल ऑफ रेट्स का, ठीक है। वैल्यूएशन की बात करें, जिसके बारे में शुरुआत में भी हमने चर्चा किया है कि वैल्यूएशन कैसे और क्या होता है। डेफिनेशन को समझे वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल्डिंग और प्रॉपर्टी। एक बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, और उसकी जो प्रेजेंट में वैल्यू कितना तक इसका रेट जा सकता है, क्या वैल्यूएशन है अभी, वो वैल्यू कॉस्टिंग जो निकालना है वो वैल्यूएशन प्रोसेस के थ्रू ही निकालेंगे, ठीक है। हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि बैंक वगैरह लोन वगैरह देती है, तो उसके लिए वो वैल्यूएशन निकालती है, आप जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाते हो उसका। पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कि कोई परचेज करना है, और परचेज और सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन है, कोई बिल्डिंग्स है, उसको बेचना है, ख़रीदना है, तो उसके लिए हम लोग करते हैं, इसका यूज करते हैं वैल्यूएशन का। टैक्स फिक्सेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा है रेंट डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज किया जाता है कि अब इतना स्क्वायर फीट का है तो हम कितना रेंट कर लेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए भी होता है। मॉर्गेज यहाँ पास होगा, मॉर्गेज और लोन के लिए भी यूज होता है। ऑलरेडी हमने एग्जांपल देखा, आपको बताया इसका। कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन में भी होता है, ठीक है। आप जैसे अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि कई सारे जो बिजनेसमैन हैं वो बैंक से लोन लेकर के भाग गए यहाँ से, ठीक है। भागे तो यहाँ पास जो उनकी प्रॉपर्टी थी, बैंक ने क्या किया, उसको अपने अधीन ले लिया और उसकी कॉम्पनसेशन किया। कॉम्पनसेशन क्या किया कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो ये आपका ये बिल्डिंग है, इतना का हम वैल्यूएशन लगा रहे हैं इसका, ये बिल्डिंग अब हमारा हो जाएगा, इससे हम अपना पैसा वसूल लेंगे, बाद में हम इसको यूज करें या नीलामी करके वापस से बेच दें, ठीक है। तो वहाँ पास भी यूज किया जाता है वैल्यूएशन का। अगला है इम्पॉर्टेंट्स वैल्यूएशन टर्म्स की समझेंगे। टर्म्स और इधर आपको मीनिंग दोनों दिया गया है। पहला है टर्म्स कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल अमाउंट स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन। कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है,
आपका बिल्डिंग है, आपने लोन लिया था, ठीक है, और आप इसको नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक अब इसका क्या करेगा, ओरिजिनल कॉस्ट निकालेगी। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है और प्रेजेंट वैल्यू क्या है। वैल्यू क्या होता है, तो प्रेजेंट वर्थ में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है कि यहाँ पास से आपका पहले कुछ नहीं था, आप जहाँ पास ये बिल्डिंग बनाए थे वहाँ पास आसपास में रोड वगैरह या मार्केट वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन अब 10 साल 20 साल के बाद यहाँ पास मार्केट वगैरह आ गया, रोड भी बढ़िया खासा बन गया, तो इसकी वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मे भी हो सकता है कि यहाँ पास पहले रोड था, अब गवर्नमेंट ने किया कि नहीं, अब ये रोड को यहाँ से हटा दिया जा रहा है, कोई और तरीके से कहीं बाईपास वगैरह बनाया जा रहा है, तो देन उस केस में इसका वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, वो डाउन कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए वैल्यू भी हम लोग वैल्यू टर्म को इसके लिए यूज करेंगे। अगला है डिप्रिसिएशन क्या है, तो रिडक्शन इन द वैल्यू ड्यू टू द एज एंड वियर, ठीक है। अब बिल्डिंग्स काफ़ी पुराना होता जा रहा है, उसमें मेंटेनेंस आपने नहीं किया, ठीक है, तो देन उस केस में क्या होगा, उसकी वैल्यूएशन गिरेगा, तो वो आपका डिप्रिसिएशन के रूप में जाना जाएगा। एक टर्म है स्लैबेज वैल्यू, ठीक है। स्लैबेज वैल्यू क्या है, वैल्यू आफ्टर डिमोलिशन एंड स्क्रैप। कोई बिल्डिंग है उसको गिरा दिया गया, ठीक है, उसको गिरा दिया गया और स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है, नस्तो नाबूद जो कहते हैं कि नस्तो नाबूद कर दिया गया, तो उसके बाद जो वैल्यू लगाएंगे वो स्लैबेज वैल्यू के रूप में जाना जाएगा। स्क्रैप वैल्यू क्या है, प्राइस ऑफ द डिसमेंटेड मटेरियल्स, ठीक है। कोई बाइक था तो जनरली जब बाइक चल रहा है तो बढ़िया बात है, लेकिन जब वही बाइक ख़राब हो गया, आप उसको बनवाए नहीं, काफ़ी लंबा टाइम से वो सड़ रहा था, तो उसके बाद वो स्क्रैप के रूप में बिकेगा, तो स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा उसको, या उसको क्रश कर दे, पार्ट इसको बेच दें, देन उसके इसमें स्क्रैप वैल्यू होगा। बुक का वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, वैल्यू सोन इन द अकाउंट्स, ठीक है। वैल्यू बुक वैल्यू उसे कहेंगे जो वैल्यू आपको अकाउंट्स में शो कर रहा है, ठीक है, अकाउंट्स में जो दिख रहा है वो वैल्यू आपका बुक वैल्यू के नाम से। मार्केट वैल्यू क्या है, तो मार्केट वैल्यू होता है प्राइस प्रॉपर्टी कैन फेच इन ओपन मार्केट, ठीक है। हमने ये बिल्डिंग सेल पे चढ़ाया कि ये बिल्डिंग हमें बेचना है, अब उसके बाद डिफरेंट लोग आ रहे हैं जो इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हमें ख़रीदना है, तो अलग अलग रेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू लग रहा है वो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, मार्केट ये डिमांड कर रहा है। एब्सोलेंस क्या होता है, तो लॉस इन वैल्यू ड्यू टू न्यू टेक एंड डिजाइन, ठीक है। आप जैसे आप एक कंपनी इस्टेब्लिश कर रखे थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखे थे, उसमें आप कम्प्लीटली लेबर पे थे डिपेंड कर रहे थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कई सारे मशीनरी आ रहा है जो उसी काम को और भी तेज़ी से कर रहा है, तो आपकी क्या कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जो कंपनी की वैल्यूएशन है उससे आपका कम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास जो है मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा और कॉस्टिंग भी कम आएगा, तो इसके लिए इस केस में आपकी कंपनी का जो वैल्यू होगा वो गिर जाएगा, तो इसके लिए यूज करते हैं एब्सोलेंस टर्म को। सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड होता है फंड सेट असाइड टू रिकंस्ट्रक्ट आफ्टर द लाइफ स्पैन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब जैसे लाल किला है, अभी लाल किला का बिल्डिंग बनाए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ तोड़ फोड़ करना है, कुछ बदलाव करना है, रिकंस्ट्रक्ट उसको करना है, उसी जैसे बनाना है, तो इसके लिए यूज जो किया जाता है जिस फंड का, उसको हम लोग सिंकिंग फंड के नाम से जानेंगे। अगला जो टर्म है मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन में है मेथड और इधर फार्मूला और कॉन्सेप्ट को क्या है यूज करते हैं, ये सब ध्यान दीजिएंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पहला मेथड यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है इसमें डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन अभी हमने ऊपर में टर्म डिस्कस भी किया था, यहाँ पास डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो रिड्यूस इन वैल्यू ड्यू टू द एज एंड वियर, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा वैल्यू में। तो डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, ठीक है। इस मेथड का, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकालेंगे। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू डिक्रीज बाय द फिक्स परसेंट एवरी ईयर, ठीक है। इसके लिए यूज करेंगे जो फॉर्मूला वो यूज करेंगे वैल्यू डिक्रीज बाय द फिक्स परसेंट ईयर, ठीक है। सिंकिंग फंड कैसे निकालेंगे, तो सिंकिंग फंड को निकालने के लिए वैल्यू जो रिड्यूस हुआ है एनुअल सिंकिंग फंड डिपॉजिट से, उसके बेसिस पे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सिंकिंग फंड अभी ऊपर में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि फंड सेट असाइड टू रिकंस्ट्रक्ट आफ्टर द लाइफ स्पैन, ठीक है। क्वांटिटी सर्वे मेथड क्या है, क्वांटिटी सर्वे मेथड के लिए यूज करते हैं जो फॉर्मूला वो यूज करते हैं डिटेल वैल्यूएशन क्वांटिटीज का, ठीक है। इसके लिए यूज करते हैं डिटेल वैल्यूएशन बाय द क्वांटिटीज मेथड का, ठीक है। इसके बारे में और भी ऊपर में हमने डिस्कस भी किया था। अगला टर्म है स्टैंडर्ड वैल्यूज या रेफरेंस जिसको बोलें, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए एक टेबल के थ्रू समझेंगे। आइटम, एवरेज लाइफ, डिप्रिसिएशन,
डिप्रिसिएशन परसेंट पर ईयर, ठीक है। जैसे आरसीसी बिल्डिंग के लिए एवरेज लाइफ उसका माना जाता है कि 80 ईयर्स है, ठीक है। अब वहाँ पास डिप्रिसिएशन से देख रहे हैं 1% का रहने वाला है। ब्रिक्स मैसोनरी की बात करें तो 75 ईयर्स, और इसका जो डिप्रिसिएशन होता है 1.2 होता है परसेंट। टिम्बर स्ट्रक्चर की बात करें तो 50 ईयर्स, इसका जो डिप्रिसिएशन होता है 2.2% का होता है। थैच्ड हाउस की बात करें, थैच्ड हाउस की तो इसका 15 ईयर्स का होता है, इसका डिप्रिसिएशन जो परसेंट ईयर होता है वो 5% का होता है पर ईयर का, ठीक है। इंपॉर्टेंस कुछ फार्मूला देखेंगे। इंपॉर्टेंस में फार्मूला की है, पहला है डिप्रिसिएशन जिसके बारे में ऊपर में भी डिस्कस किया, कॉस्ट माइनस स्लेवेज वैल्यू अपॉन लाइफ होता है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए निकाला जाता है कॉस्ट माइनस में डिप्रिसिएशन मल्टीप्लाई में एज रहेगा, ठीक है। माइनस में डिप्रिसिएशन इनटू एज, इससे प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। प्लिंथ एरिया रेट कैसे निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट बाई प्लिंथ एरिया, ठीक है। टोटल कॉस्ट बाई प्लिंथ एरिया से हम लोग प्लिंथ एरिया का रेट निकालेंगे। अब यही जब टोटल कॉस्ट पूछा जाएगा तो हम लोग आपका प्लिंथ एरिया का निकालेंगे और प्लिंथ एरिया में रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंकिंग फंड क्या होता है, तो सिंकिंग फंड को ए से इंडिकेट करेंगे, और ए इक्वल टू जो होता है P इंटू आई होता है, अपॉन में 1 प्लस आई और n-1 रखा जाता है। जहाँ पास P क्या है, P है आपका कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, I क्या है इंटरेस्ट रेट, और N क्या है आपका लाइफ इन ईयर, ठीक है, सिंकिंग फंड के लिए। अगला टर्म है हमारा कॉमन आइटम्स फॉर एस्टिमेट प्रैक्टिस। अर्थवर्क इन इवैक्यूएशन होता है, फिर ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर होता है। तीसरा है कि आरसीसी फुटिंग होता है, कॉलम होता है, बीम होता है, स्लैब होता है, ठीक है। एस्टिमेट प्रैक्टिस के लिए ये कॉमन आइटम्स है। अगला है प्लास्टरिंग होता है, फ्लोरिंग होता है, वाइट वॉशिंग होता है, फिर आपका पेंटिंग होता है, वुडन वर्क होता है, डोर विंडो, ये सब आपका कॉमन आइटम्स है। अगला है सेप्टिक टैंक, सोक पिट और कंपाउंड वॉल, ये सब का सब कॉमन आइटम्स है आपके एस्टिमेट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो आज का ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हुआ है। आपको कैसा लगा ये आज का क्लास, फीडबैक ज़रूर बताइएगा। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतना ही बता दें कि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बीटीएससी जेईई में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग शेयर करें सभी दोस्तों के साथ में इस क्लास को, इस लेक्चर को कैसा लगा फीडबैक बताएं, वीडियो को लाइक करें, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब करें, और इससे पहले की क्लासेज को नहीं देखा तो आपने ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद आप लोग का आज के इस वीडियो को देखने के लिए।